हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स मंत्रा। मैं हूं कविता राजपूत और हम डिस्कस कर रहे हैं साइंस के प्रैक्टिस सेट, किस लिए? उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की परीक्षा के लिए। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा प्रैक्टिस सेट 5। इससे पहले जो हम और भी 4 प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर चुके हैं उनको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से, जो कि आप लोगों के सामने है। पहला प्रश्न है, ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? ठीक है, ऑप्शंस हैं हृदय, ऑप्शन बी फेफड़े, ऑप्शन सी मस्तिष्क, या फिर ऑप्शन डी मांसपेशियां। ठीक है, देखिए बात किसकी हो रही है? ईईजी की। अगर मैं ईईजी की फुल फॉर्म की बात करूं तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ईईजी, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम। इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम। ठीक है, ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम। ये क्या करता है? ये मीजर करता है जितनी भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है किसकी? ब्रेन की। तो हम इसे लिख सकते हैं टू मीजर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन। ठीक है, तो जब ये ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी से रिलेटेड होगा तो ईईजी का संबंध किससे होगा? इसका रिलेशन होगा मस्तिष्क से, यानी कि ब्रेन से। ईईजी यानी कि इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम। देखिए, अगर मैं बात करूं मस्तिष्क के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के लिए, तो देखिए मस्तिष्क यानी कि ब्रेन, अगर मैं इसके वजन की बात करूं, है ना, सामान्यतः वयस्क में कितना वजन होता है इसका? तो इसका जो वजन होता है वो होता है 1300 से 1400 ग्राम, 1300 टू 1400 ग्राम। ठीक है, जो कि आपके संपूर्ण भार का कितना होता है? 2%। अगर मैं मस्तिष्क के कार्य की बात करूं, यानी कि मस्तिष्क के कार्य क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहले तो सोचने का कार्य ही होता है ना। सब लोग कितना सोचते हैं? तो सोचना और हृदय गति नियंत्रण, और क्या किसका काम होता है? इसका काम होता है शरीर का संतुलन बनाए रखना। आपके शरीर का संतुलन बनाए रखना किसका कार्य होता है? मस्तिष्क का। ठीक है, और अगर मैं मस्तिष्क के इंपॉर्टेंट पार्ट की बात करूं, इसके 3 अन्य भाग कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले होता है इसमें अग्र मस्तिष्क, जिसे हम कहते हैं फोर ब्रेन। ठीक है, सेकंड है मध्य मस्तिष्क, जिसे बोला जाता है मिड ब्रेन। एंड थर्ड वन जो कि है पश्च मस्तिष्क, जिसे हम बोलते हैं हिंड ब्रेन। ठीक है, तो मस्तिष्क से हमने कितने पॉइंट डिस्कस कर लिए? मस्तिष्क जिसका वजन कितना होता है? सामान्यतः 1300 से 1400 ग्राम होता है, जो कि संपूर्ण भार का लगभग 2% होता है। मस्तिष्क का कार्य होता है सोचना, हृदय गति पर नियंत्रण और शरीर का संतुलन बनाए रखना। अगर मैं मस्तिष्क के 3 भागों की बात करूं, कौन कौन से होते हैं, तो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, जिन्हें हम फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के नाम से जानते हैं। तो इसका जो ईईजी जो गतिविधि है वो रिलेटेड है हमारे मस्तिष्क से, यानी कि ब्रेन से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डायलिसिस किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं यकृत, वृक्क, आंखें या फिर मस्तिष्क। तो देखिए, डायलिसिस रक्त का शुद्धिकरण
रक्त का शुद्धिकरण, यानी कि प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड, ये प्रक्रिया होती है, ठीक है, रक्त का शुद्धिकरण, जिसे हम बोलते हैं डायलिसिस। डायलिसिस ये किससे रिलेटेड होती है? ये रिलेटेड होती है ब्रक यानी कि किडनी से, किडनी, ठीक है। अब किडनी के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे हम यहां पर। देखिए ब्रक, किडनी, सबसे पहले तो इसके आकार के बारे में बात कर लेते हैं। इसका आकार कैसा होता है? तो आप सभी लोगों ने सेम खाया होगा ना, तो सेम के बीज का आकार होता है इसका, और एक शब्द यूज होता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन, ये क्या होते हैं? ये नेफ्रॉन जो होते हैं ये कार्यात्मक और संरचनात्मक, कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होते हैं किसकी? किडनी की, ठीक है। और किडनी के दो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, एक तो होता है उत्सर्जन, है ना, और एक होता है परासरण नियमन। हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। एक तो होता है उत्सर्जन और एक होता है परासरण नियमन। परासरण नियमन को बोला जाता है ऑस्मो रेगुलेशन, और उत्सर्जन को बोलते हैं एक्सक्रेशन। देखिए ये जो परासरण नियमन होता है यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन होता है, ये बेसिकली क्या करता है? जो हमारी बॉडी में जल और लवण होते हैं उनका क्या करता है? संतुलन बनाए रखता है, ठीक है, जल और लवण का संतुलन बनाए रखता है। और ये उत्सर्जन है ना, कि ऐसे पदार्थों को, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है किडनी, ठीक है, जैसे कि यूरिन, ठीक है। तो किसके द्वारा होता है? किडनी के द्वारा, यानी कि ब्रक के द्वारा। तो रक्त का शुद्धिकरण जो प्रोसेस है वो है डायलिसिस, जो कि रिलेटेड होती है ब्रक यानी किडनी से। किडनी के बारे में हमने डिस्कस किया कि इसका आकार होता है एक सेम के बीज के आकार का। इसके साथ एक शब्द यूज होता है नेफ्रॉन, जो क्या होता है? एक कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है किसकी? किडनी की। इसके दो इंपॉर्टेंट कार्य होते हैं, एक उत्सर्जन और एक परासरण नियमन, ठीक है। परासरण नियमन होता है जल और लवण का संतुलन बनाए रखना, और उत्सर्जन होता है अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, जैसे कि यूरिनेशन, ठीक है। एक क्वेश्चन और बनता है, एक बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि यूरिन का जो कलर होता है वो किस पर डिपेंड करता है, किस वर्णक पर डिपेंड करता है? तो वो करता है यूरोक्रोम पर, ठीक है। किस पर डिपेंड करता है? यूरोक्रोम पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स किसके कारण होता है? एड्स ये एक प्रोटोजोआ के कारण होता है, वायरस के कारण होगा, फंगस के कारण होगा, या फिर बैक्टीरिया के कारण होगा। तो जब भी एड्स की बात होगी ये होता है HIV वायरस से। किससे होता है? HIV वायरस से। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो ये एड्स जो है वो होता है वायरस से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। इससे रिलेटेड एक टेस्ट होता है ना, वो कौन सा होता है? इससे हमने आपको बताया था पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में, कौन सा बताया था? एलिसा। इसका फुल फॉर्म क्या बताया था हमने? इसका फुल फॉर्म बताया था एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो
सॉर्बेंट एसे, ये किसकी फुल फॉर्म है? जो एड्स के लिए परीक्षण होता है, एलिसा टेस्ट होता है, इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, तो एड्स किससे होता है? वायरस से होता है। किससे? HIV वायरस से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए, आनुवांशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक कौन है? आनुवांशिकता के बारे में किसने बात की थी? तो आनुवांशिकता के बारे में बात की थी G.J. मेंडल ने, यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने। इन्होंने बात की थी, इन्होंने आनुवांशिकता के बारे में बात की। सबसे पहला प्रयोग किया किस पर किया था? मटर के पौधे पर। मटर के पौधे पर कब किया था? ये इन्होंने किया था 1856 में शुरू किया था, और 1863 में ये इनका प्रयोग पूरा हुआ था। ठीक है, मटर के पौधे पर किया था इन्होंने। आनुवांशिकता के जनक हैं G.J. मेंडल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही होगा। ये प्रयोग इन्होंने मटर के पौधे पर किया था, 1856 में किया था और 1863 में कंप्लीट किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा किसी स्वप्न को, यानी कि ड्रीम को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? तो कौन सा विटामिन है वो? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी या फिर विटामिन सी? ये B6 होगा। ठीक है, ऑप्शन है B6। तो ऐसा कौन सा विटामिन है जो स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने के लिए सहायक होता है? वो होता है B6। कौन सा? B6। अगर B6 के मैं वैज्ञानिक नाम की बात करूं तो वो क्या होता है? पायरिडॉक्सिन। पायरोडॉक्सिन। ठीक है, बाकी सभी विटामिन के नाम भी पता होने चाहिए। जैसे कि विटामिन ए की बात करूं तो विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल, है ना, जिसकी कमी से कौन सा रोग बन जाता है? जिसकी कमी से बनता है रतौंधी। रतौंधी। अगर बात करें विटामिन डी की, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से क्या होता है? हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लग जाती है, मांसपेशियों में पेन जैसी परेशानी हो जाती है। किससे? विटामिन डी से, विटामिन डी की कमी से। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, जिसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी। ठीक है, तो स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने के लिए विटामिन जो महत्वपूर्ण होता है वो होता है विटामिन B6, जिसका नाम है पायरोडॉक्सिन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट कहा जाता है? पावर प्लांट होगा या फिर इसको शक्ति गृह कहा जाता है? किसको कहा जाता है? ऑप्शन है आप लोगों के सामने, गोल्जी कॉय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या फिर लाइसोसोम। तो देखिए, जब भी पावर प्लांट की बात होगी, शक्ति गृह की बात होगी, वहां पर यूज होगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या यूज होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया। अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया के एक अन्य नाम की बात करूं तो वो होता है सूत्रकणिका। सूत्रकणिका। इसकी अगर खोज के बारे में बात करूं तो इसको खोजा था अल्टमैन ने। इसका कार्य क्या होता है? ये एक साइकिल चलाता है जो कि है क्रेब्स चक्र, यानी कि क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स, देखिए बेसिकली क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं यानी श्वसन क्रिया करते हैं तो ऑक्सीजन को लेते हैं, है ना, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, तो हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है वो उस ऑक्सीजन को कोशिका में कहां पर लेके चला जाता है? सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के पास लेकर चला जाता है।
और माइटोकॉन्ड्रिया उसके साथ एक साइकिल चलाता है जिसका नाम है क्रेब्स चक्र। इससे क्या निर्माण होता है? इससे निर्माण होता है 38 एटीपी का। ये 38 एटीपी क्या है? एटीपी होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिससे क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है ना, ग्लूकोज, एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर प्लांट कहा जाता है, यानी कि शक्ति ग्रह कहा जाता है। तो ये किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है गोल्जी कॉय, ये किस लिए है? इसका क्या प्रयोग होता है? तो देखिए गोल्जी कॉय एक तो होता है ग्लाइकोलिपिड और एक होता है ग्लाइकोप्रोटीन। इन दोनों के निर्माण का क्या है? प्रथम स्थान। कौन? गोल्जी कॉय। ठीक है, अगर बात करें राइबोसोम की, ठीक है, राइबोसोम ये बेसिकली क्या होते हैं? तो ये आरएनए यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बनी हुई क्या है? संरचनाएं हैं। ठीक है, और राइबोसोम के बारे में किसने बात की थी? तो राइबोसोम के बारे में बात की थी जॉर्ज पैलेड ने। इसीलिए इनको पैलेड कण भी बोला जाता है। किसको? राइबोसोम को। और इनका मेन कार्य क्या होता है? इनका मेन कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण। ये सारी किसके बारे में बात हुई है? राइबोसोम की। राइबोसोम क्या है? आरएनए और प्रोटीन से बनी हुई संरचनाएं हैं। जॉर्ज पैलेड ने इसके बारे में बात की थी, इसलिए इनको कभी कभी पैलेड कण भी बुलाया जाता है। और ये क्या करते हैं? प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। अगर मैं बात करूं लाइसोसोम की, तो ये क्या है? ये जाने जाते हैं सुइसाइडल बैग के नाम से, और इनको बोला जाता है डाइजेस्टिव बैग। किसको? लाइसोसोम को। क्यों? क्योंकि कई बार अपनी ही कोशिका का क्या कर लेते हैं? पाचन कर लेते हैं। तो पावर प्लांट के बारे में किसको कहा जाता है? पावर प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन मिश्र धातु नहीं है, यानी कि ऐसी कौन सी धातु है जो अन्य धातुओं से मिलकर नहीं बनाई जाती है? ऑप्शन ए है स्टील, ऑप्शन बी पीतल, ऑप्शन सी ब्रॉन्ज, या फिर ऑप्शन डी तांबा। तो देखिए ऐसी धातु जो मिश्र धातु नहीं है वो होती है तांबा। अगर मैं बात करूं स्टील की, तो ये बनती है लोहा और कार्बन से। किससे? लोहा और कार्बन से। अगर मैं पीतल की बात करूं तो ये बनती है कॉपर और जिंक से। किससे? कॉपर और जिंक से। अगर मैं ब्रॉन्ज की बात करूं तो ये बनती है कॉपर और टिन से। ठीक है, तो इनमें से कौन मिश्र धातु नहीं है? वो है तांबा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पीएच मूल्यांकन क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए है नेगेटिव से फोटो बनाने के काम में लाए जाने वाले रसायन की गुणवत्ता। ऑप्शन बी किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांकन। ऑप्शन सी भूकंप की तीव्रता का मूल्यांकन, या फिर ऑप्शन डी दूध की शुद्धता परखने का मूल्यांकन। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं पीएच की, यानी कि पीएच स्केल। ये क्या होता है ना? सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म की बात करते हैं।
तो ये होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इसके बारे में, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, इसको खोजा था सोरेनसन ने। कब? 1909 में। देखिए ये पीएच स्केल होता क्या है, बेसिकली जितने भी विलयन होते हैं ना उनके बारे में, उनकी प्रवृत्ति कैसी है, अम्लीय है या क्षारीय है ना, ये बताने का कार्य करते हैं। तो इसको बेसिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है कि ये 0 से लेकर 14 तक होता है और यहाँ से 0 से लेकर 7, ठीक है, ये मिड। अगर ये 0 से लेकर 7 के बीच आए तो क्या होती है प्रवृत्ति, तब होती है एसिडिक, यानी कि अम्लीय। अगर 7 से 14 के बीच में हो, यानी कि यहां से यहां, तो प्रवृत्ति होती है बेसिक, यानी कि क्षारीय। और अगर ये 7 पर हो, एग्जैक्ट 7 पर हो, तो वो होता है न्यूट्रल, जो कि होता है आपका किसका, शुद्ध जल का पीएच। शुद्ध जल यानी कि प्योर वाटर का जो पीएच होता है वो होता है 7, ठीक है। ये पीएच स्केल होता है जो 0 से 7 एसिडिक और 7 से 14 बेसिक, यानी कि क्षारीय प्रवृत्ति दिखाता है। 7 पर हो एग्जैक्ट तो वो न्यूट्रल होता है, यानी कि शुद्ध जल, जिसका होता है 7 पीएच, ठीक है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन सोरेनसन ने दिया था 1909 में। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा कि किसी घोल के अम्लीय और क्षारीय होने का मूल्यांकन करता है, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं ऑप्शन नंबर सी की, भूकंप की तीव्रता, भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं, इसका मूल्यांकन होता है, तो ये होता है रिक्टर स्केल, ठीक है। और दूध की शुद्धता, दूध की शुद्धता मापने के लिए यूज करते हैं लैक्टोमीटर। अब देखिए नेगेटिव से फोटो बनाने का काम पहले टाइम पे चलता था ना, पहले क्या होता था, जैसे फोटो खिंचवाने जाते थे तो वहाँ नेगेटिव भी साथ में दिए जाते थे, ये वही नेगेटिव है। तो नेगेटिव से फोटो बनाने के काम में लाया जाने वाला जो रसायन होता है इसको बोला जाता था हाइपो, जिसका नाम था सोडियम थायोसल्फेट। क्या है नाम, सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है। तो पीएच मूल्यांकन दर्शाता है किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांकन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है, नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं द्वारा या फिर अवकरण अभिक्रियाओं द्वारा। तो देखिए सूर्य पर ऊर्जा की बात होगी तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो होगा नाभिकीय संलयन द्वारा। अब नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, देखिए इसके बारे में सबसे पहले जो बात की थी वो की थी H.A. बेथे ने। उन्होंने ये बताया था कि सूर्य के अलावा ब्रह्मांड में जितने भी तारे हैं उनकी ऊर्जा का स्रोत क्या है। इन्होंने बताया था कि तारे जितने भी ब्रह्मांड में हैं और सूर्य है ना, इनकी ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा का स्रोत क्या है, वो है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। देखिए नाभिकीय संलयन में होता क्या है, जब दो हल्के हल्के या छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं जो क्या करता है, ऊर्जा विमुक्त करता है, तो वो प्रक्रिया कहलाती है नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन। अगर मैं बात करूं इसमें, तो इसमें होता क्या है बेसिकली, इसमें हाइड्रोजन किस में परिवर्तित होती है, हीलियम में। हाइड्रोजन हीलियम में चेंज होती है, ठीक है।
तो इस हिसाब से सूर्य का ईंधन क्या होगा आपका, हाइड्रोजन। ठीक है, तो सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है, नाभिकीय संलयन द्वारा, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन द्वारा। इसके बारे में सबसे पहले बात की थी एच एफ बेथे ने। उन्होंने बताया था कि सूर्य और ब्रह्मांड में जो तारे हैं उनकी ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन क्या होता है, जब छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं जिनसे ऊर्जा विमुक्त होती है, तो वो होता है आपका नाभिकीय संलयन। तो इसका ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, कि प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है, सबसे अधिक। देखिए इसके बारे में बात करें, जैसे कि यहाँ पर एक प्रिज्म है, ठीक है, यहाँ से एक वाइट लाइट डाली जाती है जो कि इस तरीके से कुछ 7 रंगों में टूटती है, जो कि है बिबग्योर, GYOR। तो इनका सीक्वेंस क्या है, ये है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो देखिए कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है, वो दर्शाता है वॉयलेट। क्यों, क्योंकि इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो कैसी होती है, कम होती है। ठीक है, तरंग दैर्घ्य इसकी कम होती है, इसीलिए ये सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। अगर मैं बात करूं रेड कलर की, यानी कि लाल रंग की, इसकी क्या होती है, तरंग दैर्घ्य अधिक होती है, तो इसका जो विचलन है वो क्या होता है, इसका विचलन क्या होता है, कम होता है। तभी आपने देखा होगा जितने भी डेंजर सिग्नल्स होते हैं वो किस कलर के बनाए जाते हैं, रेड कलर के बनाए जाते हैं। और जो ट्रैफिक में जितने भी देखिए रेड लाइट वगैरह होती है ना, वो किस लिए रेड रखी जाती है, ताकि वो दूर से दिखाई दे, है ना। कई बार मौसम भी खराब होता है, फॉग वगैरह होता है, कोहरे वगैरह में भी वो दूर से दिख जाते हैं। क्यों, क्योंकि इनका जो विचलन होता है ना रेड कलर का, वो सबसे कम होता है। क्यों, क्योंकि इनकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था सबसे अधिक विचलन कौन दर्शाता है, तो वो होगा बैगनी रंग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्यों विचलन सर्वाधिक दिखाता है, क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य कम होती है। तो आज के प्रैक्टिस सेट में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।